आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा। आप तमाम लोग जो लाइव जुड़े दोस्तों यूट्यूब पर और तमाम फेसबुक पर, और हमारे प्यारे प्यारे दर्शक पार्टिसिपेंट तमाम जो जुड़े बेबे, उन सभी का सुनील शर्मा स्वागत करता हूं इस खूबसूरत लाइन के साथ में दोस्तों। ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से। अपनों के चेहरे पर, आप सभी के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। इस मुस्कान भरी लाइन के साथ में आप सभी दर्शकों का और प्यारे प्यारे पार्टिसिपेंट का मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों आगे बढ़ता हूं आज के इस वेबिनार का। आपको बता दूं आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियली प्लानिंग एंड प्रोटेक्शन फॉर हाउसिंग सोसाइटी एंड देयर मेंबर्स। इस विषय को आगे लेके जाएंगे आज के हमारे इस विषय के जानकार एक्सपर्ट, तमाम ऐसे मामलों के जानकार। आज के कीनोट स्पीकर है मिस्टर डिक मोदी, एथिकल्स एडवाइजर। विषय को आपके समक्ष रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। और उनके साथ में एथिकल एडवाइजर के एक और उनके कलीग और उनके सन मिस्टर एनएस मोदी भी मौजूद है, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और महासेवा के जो हमारे एडवाइजर है मिस्टर केवान ईरानी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मिस्टर केवान ईरानी को मैं इनवाइट करूंगा सभी को वेलकम करने के लिए। मिस्टर केवान ईरानी। Thank you, Mr. Sharma. Really appreciate the warm welcome. And I want to welcome all the participants here to this unique, extraordinary, and absolutely perfect information seminar, educational and information seminar, which is conducted by a very unique expert, Mr. Dick Mori, who has tremendous and enriching experience in the financial services sector. And with his unique experience, he brings a unique practical side, meaning application of uniquely applying it for your protection, your benefit, and in every aspect of your life, and also for the housing society. And also, he will be enlightening us on how we can implement these strategies for the benefit of the housing societies and the members of the housing society. And as we always reiterate here, that we at Mahaseva want to bring you all infinite value, perfect value in terms of how you can immediately apply this in your lives for the benefit of yourself and your family members. So a heartfelt warm welcome. Please assist me in welcoming, warm welcome to Mr. Dick Mori. थैंक यू मिस्टर केवान। दोस्तों ये थे केवान ईरानी, मिस्टर केवान ईरानी और मिस्टर डिक मोदी अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो मैंने यही परंपरा शुरू की कि एक फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छे दोस्त का स्वागत करें। और महासेवा के एडवाइजर भी मिस्टर केवान ईरानी। दोस्तों आगे हम बात करेंगे और हम स्वागत भी करेंगे हमारे कीनोट स्पीकर का, लेकिन उन डिक मोदी है और वो आज बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आ रहे हैं दोस्तों, कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी में किस तरह से फाइनेंशियली प्लानिंग और कैसे सेव कर सकते हैं। तमाम इस विषय को आगे लेके जाएंगे। तो हाउसिंग सोसाइटी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय होगा ये। तो आप अवेयर होंगे, एजुकेट होंगे, निश्चित ही आपके जो सवाल जवाब भी होंगे वो भी हम लेंगे, लेकिन आफ्टर लेक्चर के बाद में। तो हमारे कीनोट स्पीकर का मैं परिचय बता दूं। मिस्टर डिक होसी मोदी इज द फाउंडर ऑफ सीईओ ऑफ एथिकल एडवाइजर, a one-stop shop independent financially advisory firm who key verticals including wealth management, protections advisory, and legacy planning. EA was formed with the main objective of counting unethical selling of financially products and aims to make everyone future ready is financially term. Mr. Modi is a 30 years veteran in Indian equity market with a solid educational background. दोस्तों ऐसे अनुभवी डिक मोदी का मैं स्वागत करता हूं इस खूबसूरत लाइन के साथ में। उन्होंने काफी एक्सपीरियंस लिया है लाइफ में, और ये जो सफर है बड़ा शानदार सफर रहा अभी तक, आगे भी रहेगा। और महासेवा के भी के साथ में जो सफर है शानदार रहेगा आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोगों की तरफ से मिस्टर
दीप मोदी आज के हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं, उनका स्वागत करता हूं मैं राहत साहब इंदौरी की बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में कि आंखों में पानी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, रास्ते आवाज देते हैं। तो आज का हमारा ये सफर मिस्टर दिक का सफर का अनुभव आप सभी को देखने को मिलेगा इस वेबिनार में, ये महत्वपूर्ण विषय में। दोस्तों, तो मैं इसी खूबसूरत लाइन के साथ में मिस्टर डिक मोदी का स्वागत करता हूं, वार्म वेलकम करता हूं। प्लीज वेलकम मिस्टर डिक मोदी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार ये प्लेटफॉर्म देने के लिए टू महासेवा। एंड सुनील जी जैसा होस्ट हो तो शायरी तो खुद ब खुद आ जाती है। तो मैं शायर तो नहीं, लेकिन ए हंसी जब से देखा तुझको मुझको शायरी आ गई। चलो हमने भी एक चुटकुला मार दिया। सो थैंक यू वेरी मच काइवान, थैंक यू वेरी मच सुनील जी। थोड़ी बहुत शायरी हमारे में भी जगह दी आपने। और ये हमने काफी वेबिनार किए हैं, लेकिन ऐसा वेबिनार का इंट्रोडक्शन कभी नहीं मिला है। सो बहुत बहुत आभारी हूं मैं इस मंच के लिए और आपके वार्म वेलकम के लिए। विषय ऐसा है कि सभी को ये लागू होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय आयोजना जिसे कि हम कहते हैं। मैंने अपनी लंबी प्रैक्टिस में करीबन 30 साल से मैं ये फील्ड में हूँ, बहुत कुछ देखा है जैसे सुनील जी ने कहा है। लेकिन कई बार हम अपने व्यवसाय में या हम अपने काम में या हम अपने जॉब में या हम अपने धंधे में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी खुद के लिए सोचना उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। हमारा काम फाइनेंशियल प्लानिंग का है, वित्तीय आयोजना का है। फाइनेंशियल प्लानिंग हर एक के लिए बहुत जरूरी है, या वो इंडिविजुअल हो या सोसाइटी हो या कंपनी हो या देश हो। आपने देखा होगा कि देश की वित्तीय आयोजना अगर ठीक न हो तो उसकी मूल राशि में गिरावट आती है। डॉलर के सामने, पाउंड के सामने आपका रुपया ठुक जाता है। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग सही हो तो वो देश बहुत आगे बढ़ता है। तो अच्छा वन लाइनर है जो मुझे बहुत पहले लाइफ में सीखने को मिला था कि आप पैसा जितना भी बना लो काफी नहीं पड़ेगा, उसको आप कैसे संभाल के रखते हो और उसकी कैसे आप प्लानिंग करते हो आपकी भविष्य के लिए, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका पोस्ट रिटायरमेंट या आपका नॉन अर्निंग लाइफ में जब आपकी आय बंद हो जाती है, जब आपकी इनकम बंद हो जाती है, तो आपके और आपके परिवार की सुरक्षा वित्तीय तरीके से कैसे होती है। तो ये सब डिस्कस करने के लिए एक अच्छा सा हमने प्रेजेंटेशन बनाया है। मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा। स्लाइड्स हम लेंगे और क्वेश्चन आंसर्स जो भी आपके हैं आप प्लीज चैट पे डाल दीजिए, उसको एंड में ले लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन नाउ। द टाइटल एज Sunil ji has said is financial planning and its importance for housing societies and individuals. पहले इसको, ये प्रेजेंटेशन को हमने दो भागों में ब्रॉडली डिवाइड किया है। एक तो सोसाइटी लेवल पे क्या प्लानिंग हम कर सकते हैं या हम करते आए हैं उसको बेटर कर सकते हैं। सोसाइटी के मैनेजमेंट की और सोसाइटी के देख रेख की जो भी लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव बातें हैं वो तो आप जानते हैं, आप सब माहिर होंगे उसमें। लेकिन हमारा आज का जो कार्यक्रम है, दिस इज गोइंग टू डिस्कस ऑन दी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एंड हाउ इट कैन बी बेटर। तो एक छोटा सा स्नैपशॉट बनाया है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के तहत। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मतलब ये होता है कि हर एक मेंबर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे, एक दूसरे का हाथ पकड़े, अच्छे और बुरे टाइम में साथ रहे। उसका कोऑपरेशन का मतलब सहयोग होता है। ये अनफॉर्चुनेटली जो हम आजकल की दुनिया में रह रहे हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है, ये इसका जो स्पिरिट होता है वो काफी हद तक कम हो गया है फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। अगर हम सब ये मान के चलें कि ये कॉम्पिटिटिव सोसाइटी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो काफी सारी मुश्किलें वैसे ही हल हो जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर फॉर्म्ड प्री इंडिपेंडेंस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हुआ था 1912 में।
उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद इन महाराष्ट्र वी आर ऑल गवर्न्ड बाय द एमसीएस एक्ट 1960. Section 70 of that act, MCS Act, talks of investment of surplus funds. So cooperative societies का वर्णन करें वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफी हद तक, काफी टिल रिसेंटली उसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस थी. सेक्शन 70 ये बताता था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सरप्लस फंड्स सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स या कोऑपरेटिव कमर्शियल बैंक्स जो अप्रूव्ड हैं रजिस्ट्रार से, उसी में आप रख सकते हो. ये सेक्शन 70 कहता था. और एक और चीज अलाउ की थी कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882 उसका जो सेक्शन 20 है उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो सिक्योरिटीज उसमें. लेकिन 2017 में 2017 ब्रॉट अ लैंडमार्क चेंज. इसमें क्या हुआ कि सेक्शन ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट वाज अमेंडेड. अब ये अमेंडमेंट के तहत बहुत सारी एवेन्यूज, बहुत सारी मार्ग खुल गए जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्वेस्ट कर सकते हैं. सिर्फ बैंक में डिपॉजिट रखने का जरूरत नहीं कहा गया था. और ये अगर मैं इस विषय को 1-2 मिनट एक्सपैंड करूं तो जैसे आपको पता है 1992 के बाद इंडियन कैपिटल मार्केट्स में बहुत चेंजेस आए हैं. सेबी का एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ, स्टॉक एक्सचेंजेस सारे इलेक्ट्रॉनिक हो गए, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी में भारत एक लीडर हो गया, ग्लोबल लीडर हो गया. तो ये सब करके इसका नतीजा ये हुआ कि काफी हद तक अमेरिका में भी ओपन आउटक्राई में स्टॉक एक्सचेंज में बोली होती थी, जैसे अपने शेयर बाजार में पहले होती थी. इंडिया उसके बहुत आगे निकल गया. म्यूचुअल फंड्स आए, इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स चालू किए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स बनते ही गए. और ये जो पूरा सफर रहा है हमारा, वी आर फॉर्चुनेट इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड टू हैव एक्सपीरियंस ऑल दैट फर्स्ट हैंड. तो when 2017 when the landmark judgment came, I think it could not have been anything better for the cooperative sector also. अभी जो रेड में हमने हाईलाइट किया है इस स्लाइड पे, आज की तारीख में कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्वेस्ट कर सकती है डेट म्यूचुअल फंड में, जिसमें लिक्विड फंड्स भी आते हैं. इसमें रिस्क बहुत बहुत कम होता है. एक तो म्यूचुअल नाम सुन के पब्लिक बौखला जाता है, डर जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें समझने की बात है कि म्यूचुअल फंड्स अलग अलग टाइप के आते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क आप डाल सकते हो. तो ऑब्वियसली सोसाइटी वुड लाइक टू टेक मिनिमम रिस्क एंड गेट मैक्सिमम रिटर्न. इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा डाल सकते हो अगर आपको थोड़ा ग्रोथ चाहिए तो आपके सोसाइटी के कॉर्पस में. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी है. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की वर्णन करें तो इट इज टू द इंडिया में 2 मेजर स्टॉक मार्केट इंडाइसेस हैं, बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50. वैसे बहुत सारे सब इंडाइसेस भी हैं, उसमें भी आप डाल सकते हो. इसको पैसिव इन्वेस्टिंग कहते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में सोसाइटीज कैन इन्वेस्ट, बट उसका रेटिंग AA या हायर होना चाहिए. पैसिव फंड्स की हमने बात की ऊपर, वो भी डाल सकते हो. और सबसे रिस्की है जो इंडिविजुअल कंपनी के शेयर्स में भी आप एज ए सोसाइटी यू कैन इन्वेस्ट. अब ये एक छोटा सा मैंने सिंपल ग्राफ बनाया है टू अंडरस्टैंड द रिस्क मीटर, द रिस्क मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. क्योंकि आज तक अगर हमने एफडी में ही पैसा डाला है तो हमको तो लगता है एफडी में रिस्क नहीं है, इसमें क्यों डालें, क्यों हमारा गला एज ए सोसाइटी चेयरमैन और सोसाइटी ट्रेजरर हम क्यों डालें. तो ये रिस्क समझने के लिए आप देख सकते हो कि जैसे सबसे लोएस्ट रिस्क एक लिक्विड प्लान में होता है, उसके बाद थोड़ा म्यूचुअल फंड में होता है, पैसिव फंड्स में और होता है, और वैसे बढ़ बढ़ के बैलेंस फंड्स, इक्विटी फंड्स और इक्विटी शेयर्स, दिस इज द रिस्कीएस्ट. तो क्या किया जाए, इन्वेस्ट करने का क्या पैटर्न यूज किया जाए, या ये सब मगजमारी छोड़ के सीधे एफडी में ही रहते हैं, ऐसा काफी सोसाइटीजों ने डिसाइड किया था. लेकिन अगर आपको पता है और अगर आपने न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं तो 2019 में 2 बहुत बड़े डेट मार्केट फंड्स में और एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बैंकरप्ट हो गया. उसका जो भी बॉन्ड्स है, एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव बैंक बस्ट हो गया. तो एक रियलाइजेशन आया कि
सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक्स में रख के भी पैसा शायद सेफ न हो। काफी सरकारी अभी ऑफ कोर्स उसको कंसोलिडेट कर दिया है, तो वो पोजीशन बेटर हो गई है। लेकिन रिस्क नाम की चीज जब तक पैसा लगाने के लिए होता है, तो रिस्क कहीं भी आपको पीछा नहीं छोड़ती है, उसको मिनिमाइज और मैनेज करना पड़ता है। तो ये स्लाइड पे हमने एक छोटा सा वर्णन दिया है कि अगर सरप्लस फंड्स हो सोसाइटी के, डिपेंडिंग ऑन वो कितने हद तक आप उसको नहीं यूज करना चाहते हैं, क्योंकि सोसाइटी के भी अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं। तो जो भी आपके कलेक्शंस होते हैं उसको आप कहीं शायद 1 महीने तक उसको नहीं आपको यूज करना है, तो वो शॉर्ट टर्म हो जाते हैं। कहीं ऐसा हो जाता है कि जो कलेक्शंस हो जाते हैं वो आपको 6 महीने से 1 साल तक नहीं चाहिए। और कोई फंड्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आप ईयरमार्क करते हो या आपका सरप्लस बन जाता है। सिंकिंग फंड्स आप क्रिएट करते हैं जो विच इज डिमार्केटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, लाइक अ सिंकिंग फंड, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फंड। कभी एसेट क्रिएशन फंड अगर आपको करना है कि फ्यूचर में सोलर पैनल लगाना है, वट एवर इट में बी, उसके लिए एक डेडिकेटेड आप फंड बनाते हो। ये सब लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हर एक डिपेंडिंग ऑन योर टाइम होराइजन, वी हैव गिवन अ स्मॉल एसेट एलोकेशन चार्ट। जो शॉर्ट टर्म फंड है आप बैंक डिपॉजिट में डाल दो या लिक्विड प्लान में डाल दो। मीडियम टर्म वाले हैं वो शॉर्ट या मीडियम टर्म डेट फंड्स में लगा सकते हो। लॉन्ग टर्म वाले हैं जिसको आप उसमें आप थोड़ा और कमाना चाहते हो लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो उसको आप कॉम्बिनेशन करके ईटीएफ्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और पैसिव फंड्स का एक एलोकेशन कर सकते हो। और जो लॉन्ग टर्म है जिसको आप 5 या 7 या 10 साल तक आपको नहीं लगाना है, उसको आपकी जरूरत नहीं है, उस फंड्स को आप लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में डाल सकते हो। तो एक छोटा सा वर्णन हमने इसको करके रखा है। तो ये रहा एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन और अ शॉर्ट आइडिया on what surplus funds can be, where they can be invested, barring just the traditional options of cooperative banks and scheduled commercial banks. दोस्तों एक और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या जो मेरे सामने आती है और एक बार एजुकेट भी करने हमारे क्लाइंट्स को, इज दैट ऑफ अंडर इंश्योरेंस। और दूसरा, अंडरस्टैंडिंग न्यूअर प्रोडक्ट्स विच हैव कम। जैसे कि आपको पता है, जैसे मैंने आपको कहा कि 30 साल में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में एक सैलाब सा आया है, एक रेवोल्यूशन हुआ है। ये आपके और मेरे पर्सनल लेवल पे भी होता है जहां पे लाइफ और मेडिक्लेम है, लेकिन एसेट इंश्योरेंस में भी हुआ है। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको परखना चाहिए, और अगर हमारी इस कलेक्टिव सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अगर हम यूज कर सकें तो जरूर अपनाना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है हमारे फर्म का कि एजुकेट करो और उसका उद्धार हो और किसी का बेनिफिट हो। तो जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल हमने दिया है कि पुरानी पॉलिसीज थी, वो स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी थी इंश्योरेंस के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, आपके प्रीमाइसेस के लिए। कलेक्टिव एसेट्स हो गए जैसे क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, जो भी एसेट्स हैं, एमेनिटीज हैं। कई बार थोड़ा सा अगर रिसर्च हम करें या किसी विशेषज्ञ से हम सलाह लें, आपको ये पता चलेगा कि जो पास में चलता आया है उसका जो हम प्रीमियम भरते आए हैं, उसमें जो रिस्क कवर हुआ था शायद वो एडिक्वेट ना हो। अगर नए फीचर्स की पॉलिसीज आई हैं, क्या हमको उसके बारे में पता है? क्या हमने कभी किसी एड में देखा है कि कंपनी के नाम के सिवा उन्होंने फीचर्स भी एडवर्टाइज किए? ये उनका बहुत बड़ा लैक्यूना है, उनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आप हर एक मेजर ब्रांड को आप बस स्टॉप पे या टीवी पे देखेंगे, लेकिन मेरा एक ही मानना है कि ठीक है, ब्रांड तो हमने देख लिया कि आपका ये इंस्टीट्यूशन है या आपका क्या प्रोडक्ट्स है जो हमको एट अ प्रैक्टिकल लेवल समझ में है, उसके लिए आपको एक विशेषज्ञ की जरूरत जरूर पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी आप ले लें और अगर आप उसको स्टडी करें तो उसमें फायर, स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एक्सप्लोजन वगैरह कवर हो जाता है। राइट्स और टेररिज्म का भी कवर शायद मिल जाएगा। कि अगर अर्थक्वेक हुआ तो उसमें एक कवर नहीं होता है, इसको एक्सक्लूजन कहते हैं। उसका आपको सेपरेट कवर लेना पड़ता है, उसका सेपरेट अलग से प्रीमियम भरना पड़ता है। 3 और 4 चीजें अगर हमने ली तो ऑफकोर्स हमारा प्रीमियम तो कम ही रहेगा और हम बहुत खुश रहे हैं अभी तक। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? क्या ये अगर इंश्योरेंस का यही मतलब होता है कि आगे चल के अगर कोई भी समस्या आए तो उसका मुझे फुल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चाहिए, दैट इज इंश्योरेंस। या तो लाइफ का हो या मेडिकल का हो या एसेट का हो।
अब आप देखिए ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव नाउ जस्ट गिवन एन एग्जांपल विदाउट नेमिंग एनी कंपनी, ए कॉम्प्रिहेंसिव ऑल इन वन प्लान विच अ सोसाइटी कैन यूज। उसमें फायर और स्पेशल पेरिल्स का कवर होती हैं, बर्गलरी और रॉबरी कवर होती है, पैसे का इंश्योरेंस आप कर सकते हो, आपकी सोसाइटी ऑफिस में वो कवर हो सकता है। प्लेट ग्लास, तो लास्ट 10-20 साल में कंस्ट्रक्शन साइड पे भी बहुत इनोवेशन हुआ है। मुंबई आइलैंड जो है वो पूरा वर्टिकली डेवलप हुआ है, अच्छी प्लेट ग्लासेस लगाते हैं बिल्डिंग्स के एक्सटीरियर में, वो आप कवर कर सकते हो। आपकी सोसाइटी में जो मशीनरी है, पंप है, डीजी सेट है, लिफ्ट्स हैं, उसको आप कवर कर सकते हो। अगर आपने नियॉन साइन किया है उसको कवर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कवर कर सकते हो, आपको फिडेलिटी गारंटी ले सकते हो। आपका खुद का एम्प्लॉय या मैनेजर है या कोई इंडिविजुअल है जो सोसाइटी से लिंक्ड है, उसने कुछ पैसे का गफला किया, उसको आप कवर कर सकते हो फिडेलिटी गारंटी में। आपके यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, आपके स्टाफ है, उनके लिए ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले सकते हो। पब्लिक लायबिलिटी कवर ले सकते हो। पब्लिक लायबिलिटी मतलब अगर आपके प्रेमिसेस में कोई आ गया, उसके ऊपर सर के ऊपर गमला पड़ा, उस बहुत नुकसान हुआ, उसने आपके केस कि भाई ये तो आपके सोसाइटी प्रेमाइस में हुआ है, तो आपके नेग्लिजेंस के लिए उसके उस क्लेम से बचने के लिए आप पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस ले सकते हो। वर्कमेंस कंपनसेशन भी ले सकते हैं आप। यू कैन ऑल्सो टेक पोर्टेबल इक्विपमेंट इंश्योरेंस, बैगेज इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू कैन ऑल्सो टेक सो कहने का मतलब ये है, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि जो पुराने प्रोडक्ट्स थे उससे कंपैरिजन में एक ऑल इन वन आप प्लान ले सकते हो। तो इतना एडवांसमेंट हुआ है इन सब केसेस में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अननोन प्रोडक्ट है डीएनओ लायबिलिटी प्रोडक्ट। डीएनओ लायबिलिटी इज एक्चुअली कॉल्ड डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लायबिलिटी। क्या आपको पता है कि अगर आपके कमिटी में आपका अभी पर्सनल लायबिलिटी भी अटैच हो सकता है। मान के चलिए कि 10 जन की कमिटी है आपकी, मैनेजिंग कमिटी, और कहीं एक जन से गलती हो गई, प्रोफेशनल या एथिकल या कहीं पे भी गलती हो गई, और लेट्स से एक बड़ा अमाउंट मिसिंग है या मिस अप्रोप्रिएटेड है। मान के चलिए 20-30-50 लाख का गफला हो गया है। वो अभी इट इज कम टू लाइट कि सोसाइटी के फंड्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। एक जन के कारण सारी कमिटी के पर्सनल एसेट्स कैन बी अटैच्ड। ये प्रॉब्लम से बचने के लिए डीएनओ लायबिलिटी पॉलिसी आप ले सकते हो, वो कवर ले सकते हो। आपको जान के खुशी होगी कि जो हम क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं, इसमें हम इसको ऑप्शन नहीं देते हैं। जब हम किसी भी सोसाइटी को एडवाइस करते हैं, हम इसको अटैच करके ही दे देते हैं, क्योंकि आपने अगर 1 करोड़ का भी कलेक्टिव कवर लिया, 1 करोड़ का कलेक्टिव कवर लिया सोसाइटी को, कमिटी मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मान के चलिए कि 15 से 20 हजार से ज्यादा आपका प्रीमियम होगा। क्या आप ये पॉलिसी नहीं लेना चाहेंगे? सो मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स हु आर पर्सनली लायबल शुड डेफिनेटली लुक एट दिस प्रोडक्ट। इट कवर्स ऑल डिफेंस कॉस्ट्स एंड इंडेमनिटी क्लेम्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी ने केस ठोक दिया, आपको तो पता है केस चलते ही रहते हैं बहुत सालों तक, तो इवन इफ यू विन दैट केस एज अ कमिटी, लेकिन वो जो केस का जो खर्चा होता है वो इंश्योरेंस कंपनी उठा लेती है अगर ये कवर लिया तो। और थर्ड पार्टी तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन उसका छोटा सा वर्णन हमने दिया है कि अगर आपके प्रेमाइसेस में किसी कॉन्ट्रैक्टर का या किसी विजिटर का कुछ एक्सीडेंटल डैमेज होता है या डेथ हो जाती है, तो उसके सामने सोसाइटी के फंड्स से आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी पूरा क्लेम उठा लेती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड मैंने उठाया है आईआरडीए की वेबसाइट से। ये पूरा तो मैं कहूंगा, इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं आपके पीसी पे, एक फोटो ले सकते हैं और उसको आराम से देख सकते हैं, या आईआरडीए के वेबसाइट पे भी आप उसको देख सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया है आईआरडीए ने कि कैसे रंजन करके एक कमिटी मेंबर है, ने अपने सोसाइटी का इंश्योरेंस कराया है, उसको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी है, उसका वैल्यू 15 लाख का है। तो अगर आपने 5 लाख का भी ले लिया तो इनफ हो जाता है, क्योंकि 5 लाख तक 5 लाख के डैमेज तक आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। इसमें ये सीखने को मिलता है कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 लाख है और आपने 5 लाख का कवर लिया है, और मान के चलिए कि आपका 1 लाख का क्लेम आता है, तो आपको ऐसा नहीं मान के चलना चाहिए कि 5 लाख तक का कवर है। यू हैव अंडर इंश्योर्ड योर प्रॉपर्टी।
So the actual value is 15 lakhs taken 5. That means you have underinsured your property by 67. So your claim will also be cleared only for 33%. 1 लाख का आपने क्लेम किया है, आपको सिर्फ 33,000 मिलेगा. तो ये इसका एक स्लाइड है, इसको आप कॉपी कर लें, इसको फोटो ले लें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आए दिन जब हम सोसाइटीज के साथ और उनकी कमेटी मेंबर्स के साथ बात करते हैं और ये पॉइंट समझाते हैं, उनके एक्चुअली कान खड़े हो जाते हैं, उनकी आंख खुल जाती है. सो आई एम श्योर दिस ऑडियंस नोज इट, बट एनीबडी हु हैज बीन मिसगाइडेड, जैसे सुनील जी ने कहा, हमने एथिकल एडवाइजर्स फॉर्म की है टू स्टॉप मिस सेलिंग एंड टू स्टॉप अनइन्फॉर्म्ड सेलिंग. हमारा लक्ष्य यही है कि जो है दूध का दूध पानी का पानी हम हमारे कस्टमर्स को ले जाएं, और अगर कुछ नेगेटिव भी पार्ट हो तो हम बता दें. तो ये हम पहले इनको बता देते हैं, जो मे बी अदर पीपल मे और मे नॉट बी डूइंग. तो लेकिन हमारी तरफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं. तो फ्रेंड्स, एट द सोसाइटी लेवल, how we can organize our financial planning, how we can be more educated about insurances, so that in future there is no major burden at the society level. हमने डिस्कस कर लिया, ये हमने आपको इसको ये टॉपिक को सेल्फ हम ले सकते हैं, लेकिन हमने इसको क्रंच करके आपको बता दिया. अब रहा सवाल इंडिविजुअल या हाउस होल्ड लेवल का. इसमें हम वी हैव मेनी स्लाइड्स, सो वी विल क्विकली गो थ्रू इट एंड देन टेक क्वेश्चंस एट द एंड. ये पहली स्लाइड में तो बहुत सिंपल है. अगर ये वेबिनार में मैं पूछूं कि किसको पैसा बनाना है तो सब हाँ बोलेंगे. एवरीबडी वांट्स टू बी वेल्दी, एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी. पैसा है वहां सुख है, पैसा है वहां पे आप आराम से जी सकते हैं, फ्यूचर आपका अच्छा कटता है. लेकिन क्या उसके लिए आप तैयार हैं? क्या आप उसको, जो आपको फ्यूचर में आपको जो रिवॉर्ड्स चाहिए, उसके लिए क्या आपने कुछ भी प्रबंध किया है? जैसे आपने देखा, हमारे पास सपने तो बहुत हैं. Our kids, as you can see, they want to be educated. We have our own family vacation dreams. We dreams of having a good car, a good house. So dreams तो सबके हैं, but हर एक ड्रीम का, ये तो ड्रीम्स हैं. ड्रीम्स, सपने सच होते हैं, सपने सच नहीं होते हैं. लेकिन कई बार ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं जिसके लिए हम तैयार हैं या नहीं. हेल्थ केयर इज एन एग्जाम्पल. अभी एक कोविड के जमाने में देखिए, हम तो ये फाइनेंशियल प्रचार करते आए इतने सालों से, लेकिन कोविड ने जितना इसका अवेयरनेस क्रिएट किया है दुनिया भर में, कि एक प्लान होना चाहिए. इसका दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बहुत इसका अवेयरनेस सडनली इट हैज कम टू द फोर. जब भी ऐसी घटना घटती है, 100 साल में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है जो किसी ने नहीं देखा है अपने लाइफ में. प्लानिंग इज कम. सो व्हेन वी आर चिल्ड्रन, ऑब्वियसली प्लेइंग इन द स्लाइड वी आर सीइंग दैट जैसे हम बढ़ते हैं आगे मैरिड लाइफ में, then we have a family, we have certain responsibilities. When we grow old and we retire, we also have certain passion and hobbies which we want to follow, but then income बंद हो जाती है. तो उसको कैसे, ये अनसर्टेनिटी को हम मिनिमाइज करें, उसको कैसे हम प्लान करें. इस स्लाइड में दिखाया है कि अगर कहीं दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या डिसेबलमेंट हो गया, डेथ इज नॉट द ओनली थिंग टू वरी अबाउट. कई बार ऐसे भी होता है कि एक अच्छा खासा आदमी सडनली मीट्स. सो ये सब चीजें हमको मद्देनजर रख के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक है कि जब हम क्लाइंट्स को पूछते हैं कि आपने एक फॉर्मल रिटायरमेंट प्लानिंग की है कि भाई आपको रिटायर कब होंगे, या हम 65 में रिटायर होंगे या 60 पे होंगे. आजकल तो जो नए बच्चे आ रहे हैं तो उनको सीधा 45-50 में ही रिटायर करके कहीं आइलैंड पे बैठना होता है. तो हमारा ये क्वेश्चन होता है, और हम जानते हैं यार, हमको ये पता चलता है कि 9 out of 10 पीपल हैव नॉट डन एनी रिटायरमेंट प्लानिंग. जैसे मैंने कहा था, आई वांट टू बी रिच, लेकिन तैयारी हमने की नहीं है. बट 86 to 90% बिलीव इन रिटायरमेंट प्लानिंग, नहीं होनी चाहिए. एंड मोर देन 25% ऑफ द इंडियंस आर विलिंग टू क्रिएट देयर ओन प्लान्स. देखिए, ऐसा है कि पुराने, इवन आज के जमाने में अगर आपकी जॉब है तो आपके जो प्रोविडेंट फंड है या सुपरएनुएशन है, वो तो खैर जमेगा ही जमेगा. लेकिन आज की तारीख में कोविड के बाद ऐसे ही रहेगा? क्या मुझे ऐसे ही इंक्रीमेंट्स मिलती रहेंगी जैसे मुझे पास्ट में मिली है? क्या मेरी कंपनी का खुद का बिजनेस इतना तगड़ा है कि मुझे 20% राइज देता रहेगा? इसका अभी कोई भरोसा नहीं है. आपने देखा होगा, और नेबरहुड में भी, कि कितने जो आपके दोस्त हैं, कितने आपके रिलेटिव्स हैं जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं, जो एयरलाइन इंडस्ट्री में हैं, जो ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, वो आज की तारीख में कितने कठिन समय से गुजर रहे हैं. और ये खाली इंडिया में नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में प्रॉब्लम हो रहा है.
तो क्या ग्लोबल इकोनॉमी ये सब तकलीफों से अगर बाहर भी आ गई, वैक्सीन निकल भी गया, चलो ट्रैवल चालू भी हो गया, तो क्या ये पुराने लेवल तक पहुंच पाएगा? और उस समय क्या कंपनियां हमको इतना ही पैम्पर करेगी जितना आज तक करती आई है? तो इसका तो जवाब आपके पास है, उसका मतलब आई डोंट हैव टू टेल यू एनीथिंग। And hence, the importance of financial planning at the individual level now for the next 5, 10, 15, 20 years, or maybe even after our own demise, becomes very, very important. जो आदमी जल्दी चालू करता है, इसमें एक वर्णन दिया है कि भाई एक बंदे ने 36 की एज पे कहा नहीं करता हूँ प्लान, लेकिन इतना उलझ गया अपने काम में कि एक्चुअली 49 की एज से उसने चालू किया प्लानिंग करना या इन्वेस्ट करना। तो अगर ये रवैया रहा तो जितना आप डिले करोगे आगे चल के महंगाई बढ़ने वाली है। ईयर आफ्टर प्राइसेस विल कीप राइजिंग। प्राइस राइज आपको ऐसे दिखेगा नहीं, लेकिन जब आपकी सैलरी ज्यादा नहीं बढ़ेगी और सेम जो आप गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं आज की तारीख में 10 साल के बाद खरीदने जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत इसमें फेरफार हो गया। सो आवर इनकम्स दे हैव टू कीप राइजिंग नाउ, आइदर दैट इनकम rises because your boss pays you a higher salary or your business does well or you have created a separate passive stream for yourself. That is what is in your hands. एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ब्लू बार्स जो हैं वो आपकी जो एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं। सो आपके खर्चे आज से 30,000 पर मंथ है, 5 साल के बाद इन्फ्लेशन के कारण वही बास्केट ऑफ गुड्स आप नया गुड्स या बेटर गुड्स नहीं ले रहे हैं, उसी गुड्स को आप लेने जाएंगे तो उसका कॉस्ट करीबन 38,000 होगा, 15 साल के बाद 62,000 होगा और 20 साल के बाद अबाउट 80,000 होगा। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन योर। आपके पास आज 1 लाख रुपए की और उसको सही ढंग से आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो इन्फ्लेशन के ही कारण इसकी वैल्यू घटेगी, 20 साल के बाद इसकी वैल्यू 38,000 रह जाएगी। तो आप देख सकते हो कि एक छोटा सा हमने स्लाइड डाला है कि इन्फ्लेशन, महंगाई कैसे दीमक की तरह आपके सेविंग्स को खा जाती है। अब इसी 1 लाख को ठीक ढंग से हमने तो वो ब्लू बार को मैच कर सकेगी, एक्सपेंसेस को मीट कर सकेगी। दैट इज द सिंपल थिंग, सिंपल कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हमारी प्रैक्टिस में बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, so called no time, most people's financial positions looks like this. अब इसमें हमने एक वर्णन किया है मिस्टर सी का, जिसको हमने नाम दिया है मिस्टर कंप्लेसेंट। एक ही अकेले जो हैं वो फैमिली के ब्रेड अर्नर हैं, वही कमा रहे हैं, अच्छी खासी इनकम है 4 लाख पर मंथ, उनको प्रमोशन भी एक्सपेक्टेड है, इन्होंने लाइफस्टाइल अच्छा बनाया रखा है एंड व्हाई नॉट। उनके मंथली ईएमआई जो है 4 लाख में से अगर उनके हाथ में 3 लाख घर में आता है तो उसमें से 1.5 लाख रुपए तो उनका ईएमआई जाता है। उनके इन्वेस्टमेंट से उन्होंने प्रॉपर्टी में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा है, एक नई गाड़ी ली है 30 लाख की। एफडीज, बैंक बैलेंस वी फील्स इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ कवर है सिर्फ 20 लाख का और एक मेडिक्लेम फ्लोटर है 5 लाख का, जो समझते हैं कि इनफ है। ये टिपिकल फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रक्चर हम हो गया। कोविड, इनका पे 30% कट गया, उनका जॉब नहीं गया थैंकफुली, नहीं तो और प्रॉब्लम हो सकती थी। इनको पे कट आ गया 30%, तो एक्सपेंस जो है उनके इनकम से ज्यादा हो गए। जो 4 लाख की सैलरी थी अब सिर्फ 2.8 लाख। अनफॉर्चुनेटली सेम साल में एक क्रिटिकल इलनेस हो गया वाइफ को या फैमिली मेंबर को। एक इलस्ट्रेशन क्रिएट किया, डरने की कोई बात नहीं, इट्स जस्ट एन इलस्ट्रेशन। अब उनके सर पे मंथली ईएमआई है, हाउस होल्ड एक्सपेंस है, वो सब बढ़ गया, तो इनका बहुत ही सिवियर फाइनेंशियल इंपैक्ट आ गया। अब उनको एफडी कम पड़ रही है, बैंक में पैसा नहीं है, तो उनको हॉस्पिटल बिल भरने के, उनका मेडिक्लेम इनफ नहीं है, तो ये खर्चा पानी करने के लिए उनके इन्वेस्टमेंट्स तोड़ने पड़े। अनफॉर्चुनेटली गाड़ी बेचने की टाइम आएगी या घर तो हो नहीं पाएगा, सो हैज टू बोरो मनी, तो टाइड ओवर अ फाइनेंशियल डिफिकल्टी। आइडियली इट शुड लुक लाइक दिस। एक अच्छा समझदार आदमी अपना फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे करता है। सेम बंदा है मिस्टर पी, उनका नाम चेंज कर दिया हमने, उतना ही इनकम है, लेकिन उन्होंने अपना, आप देखो इन्वेस्टमेंट्स, एक सेल फोन प्रॉपर्टी तो है ही है 2 करोड़ की, जिसमें वो लोग रह रहे हैं, जिसका ईएमआई भी भर रहे हैं वो लोग। म्यूचुअल फंड्स उन्होंने 50-1 लाख इन्वेस्ट करके रखे हैं, बॉन्ड्स में थोड़ा पैसा डाला है, 3 लाख का एक बैलेंस, बैंक बैलेंस बना के रखा है कि कहीं आगे चल के इमीडिएटली जरूरत पड़े तो एक फ्लोट इमीडिएटली होना चाहिए, किसी के सामने हाथ फैलाने का जरूरत नहीं है।
लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट एट द लास्ट टू लाइफ ही हैज रियलाइज्ड दैट इफ आई हमारे इतने अगर खर्चे हैं और कहीं अगर मुझे कुछ हो गया, मेरी डेथ हो गई, तो मेरे बाद जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी अगर हम वो जो मुहावरा यूज करें, तो अगर मुझे कुछ हो गया तो लाइफ कवर उन्होंने 3 करोड़ का ले रखा है, 20 लाख का खाली नहीं लिया। तो वो उन्होंने जो एक 3 करोड़ का एक अच्छा सा खासा टर्म प्लान ले रखा है ना, उसमें भी हम आगे चल के देखेंगे कि इसको कैसे हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव। उन्होंने एक अच्छा सा मेडिक्लेम फ्लोटर ले लिया है चारों दिन के लिए, जो वाइफ और बच्चों को भी कवर करता है, 1 करोड़ का ले लिया। फ्लोटर लेने से उनका पैसा बच जाता है, इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं लिए, तो ये बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित है। तो आगे चल के सेम सिचुएशन अगर उनको आए, इफ यू सी द इम्पैक्ट पार्ट इन रेड, देयर इज मिनिमल फाइनेंशियल डैमेज। जो भी फाइनेंशियल बर्डन आया है बिकॉज ऑफ सिकनेस, वो मेडिक्लेम ने कवर कर लिया। इनका जो पे कट हुआ है, इट इज इनफ टू मीट हिज एक्सपेंसेस। तो एक छोटा प्लान करके उन्होंने अपना प्रेजेंट और फ्यूचर सिक्योर कर। दोस्तों, इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग। मैंने जानबूझ के ये सब स्लाइड्स दिखाई हैं, मैंने जानबूझ के ये सब एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि अब समझाने के लिए कि ये इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है। आपको अगर लगे कि ये बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत डरावनी वर्ड है, तो मैं आपको सीधे से कह दूं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप खुद कर सकते हो, एजुकेटेड हो, अगर आप अवेयर हो, या आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हो जो आपको हेल्प कर सकता है। जैसे आप अपना एक्सरे लेके डॉक्टर के पास जाते हो कि भैया हमको ये बीमारी है, ये पेट में दर्द है, इसका एक्सरे रिपोर्ट है या एमआरआई रिपोर्ट है, डॉक्टर साहब हम क्या करें? इसी के तहत जैसे आप अपना फाइनेंशियल प्लान, जो आपका एग्जिस्टिंग, आपका कहाँ-कहाँ पैसा इन्वेस्ट हुआ है या आपका कहाँ-कहाँ इंश्योरेंसेस इनएडिक्वेट है, अगर वो आप एक बार वो विशेषज्ञ को बता दें, तो वो खुद आपको प्लान बना के दे सकता है। इसमें 3 पहलू हैं, एक तो प्रोटेक्शन, दूसरा वेल्थ और तीसरा सक्सेशन प्लानिंग। ये 3 पिलर्स हैं। इसको बहुत ब्रॉड ब्रश से आप उसको मैं उसका वर्णन करूँ, तो प्रोटेक्शन मतलब आपका एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका सही मायने में मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, जैसे हमने वो स्लाइड्स में देखे। और अगर आपका बिज़नेस है, तो उसके भी काफ़ी नए प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, उसको आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। जैसे हमने देखा, जैसे कमिटी मेंबर्स डीएनओ पॉलिसी ले सकते हैं और थर्ड पार्टी ले सकते हैं, वैसा कोई बिज़नेसमैन भी अपने लिए वो ले सकता है। वेल्थ प्लानिंग ऐसा है कि इसमें हम गोल बेस्ड प्लानिंग का उपयोग करते हैं। पहले एक लक्ष्य बनाएँ कि आपको करना क्या, आपको चाहिए क्या? आपको पैसा 5 साल के बाद आपकी लड़की के एजुकेशन के लिए चाहिए, या 15 साल के बाद, या उसके बिज़नेस के लिए चाहिए, या आपके खुद के लिए आपको आपको एक ऐसा एक ये है, डिज़ायर है कि कहीं प्लॉट लेके हम रिटायरमेंट होम बनाएँ, तो हमको या 1 करोड़ या 2 करोड़ चाहिए। तो एक लक्ष्य बना के उसके बाद उसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न शुरू करें। ऐसा नहीं कि आज ये रिलायंस का शेयर चढ़ गया तो चलो ये ले लेते हैं, शायद थोड़ा पैसा बन जाएगा। ये गोल्ड तो यार बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो वो ले लेते हैं, शायद हमारा भी पैसा बन जाएगा। ऐसे नहीं होता है। तो एक गोल बना के एक उसको आप अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ आप बैठ के कर सकते हैं। एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरे सामने आती है, क्योंकि आई एम अ क्वालिफाइड सीए एज़ वेल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैंने देखा है कि हमारा हम सब एकदम एजुकेटेड और एकदम अवेयर हो जाते हैं सिर्फ मार्च महीने में। और ये है क्योंकि हमारा ये फ़ोन करके बोलता है कि सर आपका एटीसी का जो लिमिट है उसमें आपने इन्वेस्ट किया नहीं है, आप 1.5 लाख रुपए ये टैक्स सेविंग फंड में डाल दो। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक हम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स और टैक्स प्लानिंग को मिक्स करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा गोल के साथ, गोल बना के उसके बाद कौन से इंस्ट्रूमेंट डालना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टैक्स प्लानिंग मत करिए, टैक्स प्लानिंग और गोल बेस्ड प्लानिंग साथ में भी कर सकते हो, लेकिन गोल बेस्ड प्लानिंग आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन ओनली सेविंग टैक्स। और लास्ट, सक्सेशन प्लानिंग। कई बार हमारे यहाँ ऐसे केस आते हैं कि भई किसी की डिमाइस हो गई, उसका विल नहीं है, उसने प्रॉपर्ली प्लान नहीं किया है सक्सेशन, बहुत एसेट्स हैं, बिज़नेस एसेट्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, लेकिन उनका नहीं बना है, तो विल भी बनाने के बाद कहीं लीगल झमेले में फँस जाते हैं। तो सक्सेसर जो होता है, जो फैमिली होता है, उनको बहुत तकलीफ़ें होती हैं। पूरा 10, 12, 15 साल निकल जाता है, और एक छोटा अगर काम किया होता कि एक अच्छा-सा ट्रस्ट या विल बनाया होता, तो आज फैमिली को तकलीफ नहीं लेनी पड़ती।
There are also instruments where under the old Act of 1882 called the Married Women's Property Act, you can also use that to make sure that after your death the proceeds go only to your wife. So ये सब को मद्देनजर रखते हुए एक integrated financial planning आप कर सकते हो. I deliberately spent some time on this because this is the crux, heart of our presentation. अब एक और टिप्पणी है. नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कमाते हैं, खर्चते हैं और फिर बचाते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप कमाओ, पहले इसमें से थोड़ा सेव करो और फिर इसको स्पेंड करो. ये थोड़ा प्रूडेंस लाता है और थोड़ा ओवर स्पेंडिंग से हमको प्रोटेक्ट करता है. Smart guys start saving early. That's okay. Objective is to create wealth. जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा होगा, आप ज्यादा इक्विटी में डाल सकोगे, आपका ग्रोथ ज्यादा होगा, सेविंग्स होगा इन अ कंट्रोल मैनर, तो आपका वेल्थ बढ़ेगा. और अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर. लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं है कि जिसने अर्ली नहीं किया है वो अभी नहीं कर सकता है. यहाँ पे एक वर्णन किया है हमने, जैसे कि अगर किसी ने, जैसे मैंने बताया कि दो बंदे हैं, एक ने 36 की एज में, एट द एज ऑफ 36, both of them are saving let's say 278 rupees to get a fund. जल्दी चालू किया है, उसका रिटायरमेंट फंड तकरीबन 1 करोड़ के ऊपर है, और जिसने लेट चालू किया है उसका रिटायरमेंट फंड सिर्फ 20 लाख का होता है. तो दैट इज जस्ट टू गिव अ नंबर टू आवर थॉट. बट कहने के लिए फाइनेंशियल प्लान गाइड, आई विल से कोई भी अमाउंट छोटा नहीं है, कोई भी समय गलत नहीं होता है. यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्मॉल एंड यू कैन ऑलवेज क्रिएट दैट प्लान फॉर यू. जैसे कहते हैं व्हेन द मिल्क इज स्पिल्ड यू कैन नॉट क्राई ओवर इट, यू कैन ऑलवेज से कि मैं फ्यूचर में ये मिस्टेक वापस नहीं दोहराऊंगा. हमारे दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो. एन एक्सपर्ट इज बॉर्न एवरी मिनट. ही विल बी योर फ्रेंड, ही विल बी योर कलीग, ही मे बी योर बॉस. सब अपने आप को एक्सपर्ट ही समझते हैं, लेकिन दोस्तों रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. हर एक आदमी अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता है. उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए ज्ञान चाहिए, और उसके लिए एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए. खुद का पैसा अगर किसी ने लगाया है और उसने मिस्टेक की, तो ये सब मिला के एक प्लान बनाने लायक योग्य आदमी या एक योग्यता आती है. तो एसेट्स क्या क्या होते हैं? हम जो कमाते हैं वो प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं, शेयर्स में डाल सकते हैं, बॉन्ड्स में डाल सकते हैं, या गोल्ड वगैरह में. हर एक एसेट का अपना अपना योगदान है, उसका महत्व है हमारी लाइफ में. तो हमारे यहाँ काफी क्लाइंट्स पूछते हैं कि कौन सी एसेट अच्छी है, कौन सी खराब है. तो मेरा तो एक ही मानना है कि ये सारी एसेट जो है वो एक थाली की तरह है. एक लेट्स से देयर इज ए थाली वेयर यू हैव डिफरेंट आइटम्स. एक अच्छा पकवान होता है, पूरी होती है, जलेबी होती है. These are to be consumed with a plan. These are to be consumed in the right manner intelligently. तो कोई भी प्रोडक्ट बुरा नहीं होता है, वो आपके लक्ष्य से मैच होना चाहिए. ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है. जैसे अभी आपने देखा होगा कि ये साल में कोविड के कारण खास करके इंटरेस्ट रेट्स बहुत गिर गए हैं. सीनियर सिटीजन्स और जो रेगुलर इनकम एफडी से कमा रहे थे, उनके जब रिन्यूअल्स आते हैं डिपॉजिट्स के बैंक में या कंपनीज में, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान लेना पड़ रहा है. बिकॉज जो 9 और 10% के एफडीज थे, उसके आज की तारीख में अच्छी कंपनीज में अगर आप डालो तो 5.5-6% पे आ गई, और बैंक्स 3 या 4% पे दे रहे हैं. तो एक बहुत बड़ा एक हिट हुआ है. एंड हेंस आई एम टेकिंग यू बैक टू द प्रीवियस स्लाइड दैट डोंट डिपेंड ओनली ऑन द फिक्स्ड इनकम और ओनली ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स. यू शुड हैव अ मिक्स. ये बात को दोहराने के लिए हमने ये स्लाइड डाली है. और इसके ऊपर भी एफडी के इंटरेस्ट पे आपको टैक्स लगता है. तो अगर आपका इन्फ्लेशन रेट या महंगाई 60% पे चल रही है या 8% पे चल रही है, और आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न 3% आता है, तो वहां पे एक क्रैश क्रंच आपको आ सकता है. तो दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सलाह जो खाली इंडिया में नहीं पूरे विश्व में टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड है, तो उसको माना गया है कि इक्विटी इज द बेस्ट ग्रोथ ऑप्शन. आपके सामने अगर आपको शेयर मार्केट का थोड़ा भी नॉलेज है या आपने कुछ सुना है, तो शेयर मार्केट में 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. एक तो शॉर्ट टर्म के लिए जो सट्टा करते हैं, और दूसरा होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच समझ के अच्छी कंपनीजों में निवेश करते हैं. ये अगर आपने रूट अप्लाई किया इन अ बैलेंस्ड मैनर, along with that
और एफडीज और म्यूचुअल फंड कभी भी गलत नहीं हो सकते हो। अगर आपने इतना ही खाया जितना आप निगल सकते हो, इक्विटी वैसे टाइप का इन्वेस्टमेंट है। अफवाहों से दूर रहिए, टिप्स से दूर रहिए। अगर कोई आपको फ्री एडवाइस दे रहा है कि आज ये ले लो 20% बढ़ जाएगा, उसे प्लीज अपना दोस्त मत मानिए। मार्केट एक जन के कहने पे नहीं चलती है। मार्केट इज अ सम टोटल ऑफ मेनी थिंग्स। और कई बार आप शायद कमा भी लें एक बार, लेकिन ये सट्टे बाजार में आपका हार्ड अर्न पैसा मत लगाइए, उसको लगाइए इंटेलिजेंटली। बाजार में लगाए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। इसका एक बहुत ही पावरफुल स्लाइड है, इसको आप फोटो ले लें, इसको आप सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें हमने 4 टाइप के एसेट्स लिए हैं, शायद आप पढ़ नहीं पाए बिकॉज़ थोड़ा फज़ी है। अगर किसी बंदे ने 1 लाख रुपए डाला 25 साल तक, अभी आप 1 लाख बोलो या 1 रुपया बोलो, आपके ऊपर है। सपोज़ किसी ने 1 लाख रुपए डाला 4 अलग-अलग एसेट्स में। एक बंदे ने सेविंग्स अकाउंट में ही रखा, दूसरे बंदे ने फिक्स्ड डिपॉज़िट में रखा, तीसरे ने पीपीएफ में डाला और चौथे ने पीएसयू सेंसेक्स शेयर्स में डाला। अब आप देखो कि 25 साल के बाद इनकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी अलग है। जो सेविंग्स अकाउंट में था उसका तो पैसा ग्रो ही नहीं हुआ, 25 साल के बाद भी सिर्फ 43 लाख हुआ, और जिसने इक्विटी में लगाया सोच समझ के उसका लगभग 2 करोड़ हो गया विदाउट टेकिंग शॉर्ट टर्म रिस्क। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एज वी कॉल इट इन इक्विटी। इक्विटी माने शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स। ये आप कहोगे कि ठीक है, ये सब पास में हो गया है, वो तो सबने देख लिया, कमा लिया, आगे चल के क्या होगा? तो दोस्तों, मेरा जो प्रीवियस ऑक्यूपेशन था, आई वाज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन अमेरिका एंड यूरोप। मेरा काम ये था कि उन निवेशकों को जाके मिलूं, इंडिया की स्टोरी समझाऊं अपने कलीग्स के साथ और उनको कन्विंस करूं कि इंडिया में निवेश करो, आपका पैसा बनेगा। आपको शायद पता होगा कि पूरे विश्व में, क्या आपको पता है कि कितने देश हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन दिस वर्ल्ड? देयर आर मोर देन 190 कंट्रीज। क्या आप किसी भी कंट्री में सोचे समझे बिना पैसा डालोगे? नहीं। अगर आपको मैं कहूं कि अफ्रीका में एक जिम्बाब्वे करके कंट्री है, आप वहां पैसा लगाओ, क्या आप लगाओगे पैसा? आपको समझ नहीं है। तो इसी तरह व्हेन आवर जॉब वाज टू टेल पीपल एंड सेल द इंडिया स्टोरी। और मैंने देखा है अपनी आंखों से कि जब एक कंट्री यंग होती है, एक कंट्री का पॉपुलेशन यंग होता है और रेस्टलेस होता है, जैसे इंडिया का है, चाइना का है, और वो कंट्री इमर्जिंग इकोनॉमी होती है, तो उसका जो वेल्थ क्रिएशन होता है, उसमें आप अगर पार्टिसिपेट करो तो कितना आपको फायदा हो सकता है। आप दुनिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो डेवलप्ड वर्ल्ड और दूसरा इमर्जिंग वर्ल्ड। डेवलप्ड वर्ल्ड मतलब यूएस, जापान, यूके, जर्मनी, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, these are developed. They are developed because they are much richer than the emerging economies. Emerging economies, India, China, maybe you can look at some of the Indonesia, Turkey, Greece, इनको emerging कहते हैं। अब इमर्जिंग में भी जहां पे स्टेबल गवर्नमेंट है, जहां पे यंग पॉपुलेशन है, जहां पे वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, जैसे आप और हम जो 20 या 25 साल पहले कमा रहे थे और आज के लड़के जो कमा रहे हैं स्टार्टिंग में, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। इंडिया में टेलीकॉम रेवोल्यूशन आया है, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, और मैं तो कहता हूं कि ये तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। मेट्रो नहीं था, रास्ते नहीं थे, एनएचएआई ने इतना बड़ा नेटवर्क करके रखा है। क्या आपको ये पता है बाय द वे कि दिल्ली मेट्रो का जो नेटवर्क है आज की तारीख में लंदन मेट्रो की टोटल कलेक्टिव किलोमीटर से ज्यादा है, और लंदन मेट्रो 100 साल पहले बना था, दिल्ली मेट्रो जस्ट लास्ट 20-25 साल में बना है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो ये और एक्सपांड होगा। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, ये उन्नति लाता है। जब अमेरिका में रोड्स बने थे 1930s, 40s, 50s में, ऐसा ही मल्टी ईयर डेकेड बूम आया था। तो इंडिया और चाइना में ऐसा बूम आ रहा है, आया है और आता रहेगा। क्या आप पोजिशन्ड है आपके इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो बूम को का एडवांटेज लेने के लिए? नहीं, मेरा मानना है नहीं, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को देखें तो अभी भी have slowly started investing in equity। ये थोड़ा पुराना चार्ट है, तो इक्विटी का आप येलो बार देखिए तो इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स, जो टोटल सेविंग्स है हमारे टोटल हाउस होल्ड की, खाली 16% अभी जाके बढ़ के या 20 या 22% हुई है।
ज्यादातर हम डेट में बिलीव करते हैं, गोल्ड में बिलीव करते हैं, लैंड में बिलीव करते हैं। तो अगर आप देखो, इंडिया इंडियंस वी एज इंडियंस आर येट टू बिलीव इन आवर ओन ग्रोथ स्टोरी। हम हमेशा अपने उन्नति को या अपने अच्छाइयों को हम स्केप्टिसिज्म से देखते हैं। और दोस्तों, मैंने अच्छे दिन का प्रयोग ये नहीं, कुछ पॉलिटिकल इसके सिनोनिम से मैंने नहीं यूज किया है, मैंने उन्नति के सिनोनिम से यूज किया है कि क्या हमारा देश हमेशा पिछड़ा रहेगा, क्या हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। ये एक पुरानी सोच है। हमको यही लगता है कि ग्रोथ सिर्फ गोरों के देश में हो सकता है, और मैं आपको छाती ठोक के बोल सकता हूँ, ये बहुत गलत सोच है। ये सोच बदलने की जरूरत है और इसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। और जब ये होगा तो ये जो इक्विटी का 16% है, ये बढ़ के 30, 40, 50% तक आ जाएगा नेक्स्ट 10 ईयर्स में। ये मेरी आपको गारंटी है। क्या हम और आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये अपना खुद का निजी डिसीजन है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जस्ट टू रिएटरेट दैट यू हैव टू पार्टिसिपेट इन इक्विटी फॉर ग्रोथ। नहीं तो आपका फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो विल नेवर ग्रो योर वेल्थ। कोई पूछेगा ठीक है, भाषणबाजी तो ठीक है, क्या किया जाए, आप बताओ करें क्या, कहाँ पैसा लगाएं? एक आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में लगाएं या रिलायंस में लगाएं, किस में लगाएं? और हमको समझ नहीं है तो हम कहाँ लगाएं? तो हमको तो किसी की टिप सुननी ही पड़ती है। ये सब चीजें अगेन पुरानी हो गई। म्यूचुअल फंड्स और यूलिप्स और बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स आई हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हो। आपको सिर्फ एक अच्छा कनेक्टर, एक अच्छा एडवाइजर चाहिए। एक एग्जांपल मैं बताऊं थीमेटिक इन्वेस्टिंग का। थीमेटिक इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा सोच, थोड़ा थोड़ा दिमाग को कसना पड़ता है। थीमेटिक इन्वेस्टिंग ये है, एक तो आपको पहले ये जानना जरूरी है कि आपके देश का भविष्य क्या है। इज इट ऑन द राइट पाथ ऑफ प्रोग्रेस? इज देयर अ फर्म स्टेबल गवर्नमेंट इन प्लेस? इट कुड बी एनी पार्टी। और इज इट अ फ्रैक्चर्ड कोalition गवर्नमेंट? जहां पे भी कोalition गवर्नमेंट्स होती हैं, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है, एक डिले प्रोसेस हो जाता है। तो अगर स्टेबल गवर्नमेंट है और एक अच्छा यंग पॉपुलेशन है, तो क्लियरली इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी कंट्री ग्रोथ इकोनॉमी है। अगर आप वो कन्विंस हो गए तो आपको इन्वेस्टेबल आइडिया से, क्या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में डालने हैं या आपको कंज्यूमर स्टॉक में डालना है, क्योंकि हर एक टाइप का स्टॉक लिस्टेड है। क्या आपको लार्ज कैप में डालना है, मिड कैप में डालना है? तो ये सबका एक सेकेंड स्टेज इवेल्युएशन होता है। और उसके बाद आप कौन सी कंपनियां बेनिफिट करेंगी ये ग्रोथ से, टॉप डाउन ग्रोथ से, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। सो थीमेटिक इन्वेस्टिंग, क्या ये ट्रेडिंग होता है कि आज लिया कल बेचा, ऊपर गया तो बेच दिया, नीचे गया तो लॉस ले लिया? नहीं, ट्रेडिंग अलग होता है, उसकी स्किल सेट अलग होती है। और कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर ट्रेडिंग में माहिर नहीं होता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं खुद ट्रेडिंग में माहिर नहीं हूँ। सो आई विल बी वेरी हम्बल, आई विल टेल यू अपफ्रंट, बट व्हाट पीपल आर गुड एट और पीपल हु आर एक्सपीरियंस, दे कैन गेज the wind where it is blowing, and they take advantage of positioning in those companies which are well managed, उसकी बैलेंस शीट तगड़ी है, उसका मैनेजमेंट रेप्यूटेड है, उसका कंपेटिटिव पोजीशन, इसकी बहुत डीप स्टडी होती है। उसके बाद में थीमेटिक पोर्टफोलियोज बनते हैं। काफी थीमेटिक पोर्टफोलियोज अभी बनने चालू हो गए हैं। आपको ये जान के खुशी होगी, आपको लखपति बनने के लिए लखपति से शुरू होने की जरूरत नहीं है। आप छोटे अमाउंट से भी छोटे बीज बो सकते हो, जो अगर एक्सपर्ट के थ्रू या ढंग से अगर आपने किए तो ये आपको लखपति बना सकता है, करोड़पति बना सकता है। लेकिन इसमें एक ही चीज चाहिए, पेशेंस। जैसे एक और एक बहुत बड़ा बगीचा बनता है, बस उसी तरह। ये स्लाइड का वर्णन मैंने ऑलरेडी कर चुका हूं मैं, कि इंडियंस डोंट हैव वेरी अंडर इन्वेस्टेड इन इक्विटीज। लेस देन 1.5% ऑफ द इंडियंस हैव इन्वेस्टेड, वेयरएज सेम परसेंटेज इज वेरी हाई इन चाइना। सो इसको मैं क्विकली विल। अच्छा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो पहले हमने डिस्कस किया था, वो था कि पैसिव इनकम क्या होता है। पैसिव इनकम वो इनकम होता है, जैसे आप स्लाइड में देख सकते हो, ये दो टाइप के इनकम होते हैं, एक तो एक्टिव इनकम और दूसरा पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम ये है जो आपको रेगुलरली मिलता है आपके जॉब की सैलरी के थ्रू, आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स के थ्रू। सो वो आपको रेगुलरली मिलता है एज लॉन्ग एज यू आर इन्वॉल्व आपके प्रोफेशन के थ्रू। पैसिव इनकम वो होता है कि अगर आपने 6 महीने काम भी नहीं किया या आपका बिजनेस अपने बंद करके बैठा, तो वो एक्स्ट्रा इनकम जिसको बोलते हैं वो पैसिव इनकम होता है। वो पैसिव इनकम आपको
उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये जो निष्क्रिय आय है, पैसिव इनकम, उसके लिए आपको प्लान करना पड़ता है। थोड़े नए-नए इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, उसके एश्योर्ड प्लान्स, लाइफ लॉन्ग इनकम प्लान्स, गारंटीड प्लान्स, उसको आप यूज़ कर सकते हो, रिटायरमेंट प्लान्स। These plans can be actually very useful to be an addition to the gratuity or the superannuation and PF which you get. लेकिन इन सब प्लान्स का जो मैंने दिखाया था डिस्क्रिप्शन, फ्री प्लान्स हो जाते हैं। जैसे आपको पता है, आजकल आप कहाँ पे भी पैसा डालो, उसका जो आपको उसका आय होता है, उसके ऊपर आयकर भरना पड़ता है। डिविडेंड आया तो उस पे टैक्स लगता है, शेयर में प्रॉफिट हुआ तो उस पे टैक्स। लेकिन ऐसे थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स बचे हुए हैं जो लकीली हमारे दायरे में आ गए हैं, उसका हम डिटेल में प्रचार भी करते हैं। जिसको अगर आपको किसी को इंटरेस्ट हो, आप हमको सेपरेटली कनेक्ट कर सकते हैं, वी कैन हेल्प यू। तो टैक्स फ्री इनकम के बहुत कम एवेन्यूज हैं और उसमें आप लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब हो गया पैसिव इनकम क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर एक वर्णन। लेकिन कोविड के टाइम में प्रोटेक्शन इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ इंडिविजुअल लेवल, जिसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस, आपका जनरल इंश्योरेंस यानी कि मेडिक्लेम्स, और बिजनेस इंश्योरेंस पे क्या उसका आपको करना चाहिए, इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। थोड़ी दुखद बात है ये स्लाइड में कि इंडिया में प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स, जैसे हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस या टर्म प्लान, उसका जो अपना ये है पेनिट्रेशन, थाईलैंड और मलेशिया, यूएस, जापान और सिंगापुर को तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि हम भगवान में मानते हैं। भगवान में मानना बुरा नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन जब मुसीबत आती है तो अपना खुद का प्रोटेक्शन आपको आपके हाथ में होना है। भगवान के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में कंपेयर टू जो हम यूज टू हैं, द एंडाउमेंट प्लान एक्सेट्रा, वो तो है ही है, लेकिन आज की तारीख में मार्केट में ऐसे ऐसे प्लान्स आए हैं तो हमको आश्चर्यचकित कर देते हैं। ऐसे प्लान आए हैं, पहले जैसे आप मान के चलो कि आपको 60 या 65 साल तक का ही कवर मिलता था, क्योंकि जैसे जैसे हम एज होते हैं, बूढ़े होते हैं, the probability of dying is higher and hence the insurance companies were not giving plans. You can get cover up to age 99. आप कह सकते हो कि मैं एज 99 तक मान के चलो कि मुझे 5 करोड़ का कवर चाहिए, 4 करोड़ का चाहिए, मुझे चाहिए, विच मीन्स के 99 के पहले कभी भी डेथ हो गई तो आपके फैमिली को पैसा मिलेगा। यहां तक आप कवर ले सकते हो, ऐसे ऑप्शंस हैं। ऐसे भी ऑप्शन आए हैं जो जिसके लिए आपको प्रीमियम पेमेंट 10 साल में या 99 की एवरी ईयर करने की जरूरत नहीं। ऐसे भी दूसरे फीचर्स ऐड हुए हैं कि अगर हमने हमारी डेथ हो गई तो ऑफकोर्स पॉलिसी का पूरा पैसा फैमिली को मिल जाएगा, लेकिन अगर मेरी डेथ नहीं हुई तो जो प्रीमियम मैंने आज तक भरा है इंश्योरेंस कंपनी को, वो मुझे वापस चाहिए। वैसे भी प्लान है, यू बी सरप्राइज्ड। दिस इज कॉल्ड ऑन सर्वाइवल यू गेट दैट बेनिफिट बैक। अभी लाइफ इंश्योरेंस प्लान में यू ऑल्सो गेट क्रिटिकल इलनेस कवर, मान के चलो कि, और उसने 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस एड ऑन लिया है, ऑन डिटेक्शन वो 25 लाख उसके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। वो उस 25 लाख से क्या करता है उससे इंश्योरेंस कंपनी को कुछ लेना देना नहीं, उसका ट्रीटमेंट तो मेडिक्लेम से होगा। ये क्रिटिकल इलनेस प्लान ट्रिगर हो जाता है। Also, there are certain plans, not all of them. There are more than 30-40 insurance companies. There are certain companies which give you waiver of future premium and terminal illness benefits. These are now highly technical, so we will not waste time on that. Make sure that your life insurance policy has those features. Business owners के लिए अगर अपने नाम का बीमा लेते हैं लेकिन कंपनी के थ्रू लेते हैं तो आपको इमीडिएट टैक्स बेनिफिट बहुत बड़ा मिल जाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय फॉर्मेट में। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आप इन केस आपकी डेथ हो गई तो आपका वो जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो सिर्फ आपकी वाइफ को जाएगा। ऐसे आप क्लॉज टिक कर सकते हो। इसके तहत अगर आपने क्लॉज लिया तो इसको आप कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी चैलेंज कोई नहीं कर सकेगा, विच मीन्स दैट योर पार्ट ऑफ द फैमिली, in case you are in an HUF or a joint family, you can earmark that life proceeds for your family. तो ये एक इनोवेटिव, एक छोटा सा वर्णन दिया है। वैसे तो बहुत सारी फीचर्स हैं, अगर मैं उनका वर्णन करना चालू करूं तो आपका डिनर मिस हो जाएगा। वैसे ही मेडिकल इंश्योरेंस में बहुत सुधार हुआ है, बहुत सारे इनोवेशंस आए हैं। पहले हम इंडिविजुअल के नाम पे लेते थे, फ्लोटर्स आ गए हैं। पहले कवर मिलता था 5 लाख 10 लाख का, अभी 1 करोड़ तक पॉसिबल है। पहले रिस्टोरेशन का कंसेप्ट था नहीं। रिस्टोरेशन का ये मतलब है कि सपोज आपने 20 लाख का कवर लिया है, वो आपने यूज कर लिया और उसी साल में आपको कुछ और बीमारी हो गई
या किसी और फैमिली मेंबर को बीमारी हो गई, तो कहाँ जाएंगे आप? तो हम उसका लिमिट आपका फ्री रिस्टोर कर देंगे अप टू 300%। तो ये रिस्टोरेशन आपको आपका लिमिट फ्री उसको वापस रिस्टोर कर देगा विदाउट इंक्रीज इन प्रीमियम। अगर आपने क्लेम नहीं किया तो बहुत हैवी और हाई नो क्लेम बोनसेस आप ले सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5% एडिशन होगा। देयर आर सम पॉलिसीज व्हिच ऐड 100%। ऐसे प्लान्स हैं जो अगर आपने 10 लाख का कवर लिया है, आपने क्लेम नहीं किया, तो आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। आपको 10 लाख का में एडिशनल बोनस वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। मतलब नेक्स्ट ईयर आपका कवर 20 लाख का हो गया। क्या आपको पता है कि आपके मेडिक्लेम में ये सब फीचर्स है या नहीं? ऑल्सो इंश्योरेंस कंपनीज पहले जो थी, वो पहले शर्माती थी कि अगर किसी सीनियर सिटीजन को कवर दे दें तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। किसी को अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसको हम नहीं देंगे। क्या आपको पता है कि ये अभी दिस इज थिंग ऑफ द पास्ट, यू कैन इमीडिएटली गेट इट। ऑल्सो देयर आर मेनी सच प्लान्स फॉर बिजनेस ओनर्स व्हिच वी कैन डिस्कस इट। बस ये 2 स्लाइड्स का यही महत्व है कि क्या आपको पता है कि मार्केट में क्या अवेलेबल है और क्या अपने बेनिफिट के लिए आ सकता है और उसकी कॉस्टिंग क्या है। इसकी जागरूकता आपको हमको जगानी थी आप में। बिजनेस इंश्योरेंस की बात, उसमें तो एक से एक नए-नए प्रोडक्ट्स आए हैं। जैसे हमने लायबिलिटी प्रोडक्ट्स डिस्कस किए हैं। अगर आप लॉयर हो, आप सीए हो, आपके लिए प्रोफेशनल लायबिलिटीज आए, आप किसी फर्म में डायरेक्टर्स हो, तो वहाँ पे डायरेक्ट जैसे हमने डीएनओ पॉलिसी डिस्कस की। अगर आपका प्रोडक्ट फॉल्टी निकला और किसी ने क्लेम ठोक दिया, तो प्रोडक्ट रिकॉल लायबिलिटी है। थर्ड पार्टी लायबिलिटीज कवर है। अगर आपके पास बिजनेस डेटर्स हैं, आपने किसी को कर्जा दे रखा है और आपको पता है कि शायद इसमें वो बंदा मुझे पे नहीं कर पाएगा, उसके भी आप उसकी डिफ़ॉल्ट को भी आप कवर कर सकते हो। अगर आप बिल्डर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, तो ऑल रिस्क पॉलिसीज़ मिलती हैं अभी। आपके एम्प्लॉयी ने थेफ्ट किया तो फिडेलिटी कवर्स हैं। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, स्पेशल कोविड कवर्स, स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ विद फायर पॉलिसीज़ विद वीएस फीचर्स और ऑल इन वन कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, वो सब हमने डिस्कस किया है। एंड ऑल्सो workmen's compensation group health plans. All these are innovative business solutions which have come out. आपको जान के खुशी होगी कि आप इंडिया में अब वेडिंग इंश्योरेंस भी आप कर सकते हो। कहीं आपने शादी का प्लान बनाया है आपके फैमिली में, नेव्यू का, नीस का, और फॉर व्हाटएवर रीजन दैट वेडिंग गेट्स कैंसल्ड बिकॉज ऑफ अ रायट or because of an outage or whatever, you can actually claim that insurance. This is very similar to event insurance. आपने शायद पढ़ा होगा कि विंबलडन टूर्नामेंट है, वो पिछले कितने सालों से, पिछले 30-40 सालों से एवरी ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है कि कहीं ये इवेंट कैंसिल हो गया तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। पिछले 30-40 सालों से इंश्योरेंस कंपनी पैसा प्रीमियम ले रही थी और कुछ उनका तो क्लेम आया नहीं। ये साल में कोविड के लिए कैंसिल हुआ और विंबलडन को जो लॉन टेनिस क्लब है इंग्लैंड का, ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब, जो इसकी ये इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, उनको जो कॉम्पेंसेशन मिला है आप सोच भी नहीं सकते हो। सो इनकी जो दूर की जो सोच थी, जस्ट प्रिवेंट ए फाइनेंशियल डैमेज, उन्होंने अवॉइड किया। ये इस पे अगर आप फोटो लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, लेकिन कहने का ये मतलब है कि ओवरसीज ट्रैवल के लिए मल्टीपल ट्रिप इंश्योरेंस ले सकते हो। एवरी टाइम इफ समबडी इज गोइंग अब्रॉड, ही डजंट हैव टू टेक अ पॉलिसी एवरी टाइम टू अवॉइड इनकन्वीनियंस। यू कैन इवन इंश्योर योर पेट डॉग। ऐसी भी प्लान आए हैं फर्स्ट टाइम इन इंडिया, आपके बिलवेड पेट डॉग को आप उसकी मेडिक्लेम ले सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आपके घर के लिए, आपके बिलोंगिंग्स के लिए, इंक्लूडिंग योर मोबाइल्स, लैपटॉप्स एंड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, you can get an all-in-one household insurance. So these are very, very unique insurance policies, plans which have come together. Idea as a financial planner, as an independent advisor, was to bring that out and make sure that the knows about it. There are sales channels and there are independent advisors. Sales channels मतलब आपके पैसे खाते में पैसा आया तो बैंक से फोन आ जाएगा कि ये लो, वो लो, ये अच्छा है, वो अच्छा है. It is not goal-based planning. There is an independent advisor is like your family doctor or a trusted CA, which will be guiding you in a personalized manner. So, दोस्तों ये सारे चीजें हम करते हैं. This is our specialty. We work ethically and professionally. Our firm also has its websites, and we have a lot of information and webinar on YouTube. We have lots of 1 or 2 minute short videos. आप इसका भरपूर फायदा उठाएं. इससे आपको ज्ञान मिलेगा, इससे आपको गाइडेंस मिलेगा. हम ये सारी चीजें करते हैं. ये हमारा एक छोटा सा
वर्णन है। और ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, व्हाट्सएप नंबर और हमारा ईमेल एड्रेस आप नोट कर सकते हैं। और आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चंस हो, प्रॉब्लम्स हो, डाउट्स हो, you can contact me via WhatsApp or just go to www.ethicaladvisors.in and the contact us page or just email me. I'll be very happy to answer. इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंट समाप्त करता हूँ। Thank you for your patience. I hope it has been of use to you.